हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में हम बात कर रहे थे। मैकियावेली के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित राजा के आचरण के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मैकियावेली की विचारधारा में जो दोष पाए जाते हैं उनके बारे में। विभिन्न आलोचकों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक विचारकों के द्वारा मैकियावेली की विचारधारा में कुछ दोष पाए गए। आलोचकों ने माना कि मैकियावेली की विचारधारा अस्पष्ट थी, अव्यावहारिक थी तथा साथ में उनकी विचारधारा या उनकी अध्ययन पद्धतियों में भी कुछ कमियाँ पाई गई। तो मैकियावेली की विचारधारा में सबसे पहला जो दोष पाया आलोचकों ने, वो पाया कि अध्ययन पद्धति की त्रुटियाँ। अर्थात आलोचकों का ये मानना है या आलोचकों ने ये माना कि उनके द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने का दावा किया गया, उनके द्वारा विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने का दावा किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक तटस्थता की अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग किया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, अर्थात उन्होंने जो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया वो अपूर्ण थी, क्योंकि उनके द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सिर्फ नाम लिया गया। उन्होंने पूर्ण रूप से ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के तहत जो है पूर्ण रूप से इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके उसके आधार पर निष्कर्ष और सिद्धांतों का निरूपण नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी पर्यवेक्षण के आधार पर, अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर, पर्यवेक्षण के आधार पर उन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया और फिर उन सिद्धांतों को उन्होंने इतिहास से जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या इस प्रकार से ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाना त्रुटिपूर्ण है। दूसरा जो कमी पाई गई वो पाई गई कि मानव स्वभाव संबंधी दोष। अर्थात मैकियावेली ने मानव स्वभाव को जो है एक ही पक्ष देखा। उन्होंने मानव स्वभाव के सिर्फ उसके दोष को ही देखा कि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है। उसने मानव स्वभाव के जो दूसरा पक्ष है, अर्थात मनुष्य नैतिक भी होता है, वो अच्छा व्यक्ति भी होता है, वो नैतिक प्राणी भी होता है, वो दूसरों के हित के लिए भी सोचता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। और मनुष्य के स्वभाव संबंधी दोषों को देखते हुए उन्होंने अपने सिद्धांतों का निरूपण कर दिया और मनुष्य के लिए जो है उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है वो ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है और उसके ऊपर जो है राज्य की शक्ति द्वारा उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो एक तरफ तो मनुष्य को दुष्ट प्राणी मानता है और दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि जब गणतंत्र की स्थापना होगी तो मनुष्य की या समग्र मनुष्य की वाणी जो है वो ईश्वरीय वाणी के तहत होगी, इसलिए समग्र मनुष्य की जो वाणी है उसको महत्व देते हुए उसी के आधार पर जो है कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, उसी के आधार पर संधि और समझौते किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कहा आलोचकों ने कि दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। अर्थात मैकियावेली ने, आलोचकों के अनुसार मैकियावेली ने दोहरे नैतिक मापदंडों का निर्माण किया था। अर्थात उन्होंने एक राजनीतिज्ञों के लिए मापदंड रखा और दूसरा नागरिकों के लिए मापदंड रखा। अर्थात उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ और शासक वर्ग जो है वो धर्म और नैतिकता से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, क्योंकि उनको राज्य की व्यवस्था बनाए रखना है, राज्य की एकता बनाए रखना है, इसके साथ साथ शक्ति का अर्जन करना है, शक्ति का संवर्धन करना है। दूसरा नागरिकों के लिए कहता है कि नागरिक जो है वो सदैव कर्तव्य का पालन करते रहें और राजा की आज्ञा का पालन करते रहें। तो इस प्रकार से नैतिक मापदंड जो है वो दोहरे नहीं हो सकते एक ही राज्य में, बल्कि शासक और शासित दोनों के लिए एक समान नैतिक मापदंड होने चाहिए। इस संदर्भ में फॉक्स का कहना है कि नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक रूप से भी सही नहीं हो सकता। अर्थात मैकियावेली ने ये माना था कि राजनीतिज्ञ या शासक वर्ग जो है उसके लिए कोई नैतिक कानून नहीं है, उनके लिए कोई दैवीय कानून नहीं है, उनके लिए कोई नैतिकता नहीं है, बल्कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने लिए शक्ति का अर्जन अर्थात शासन के लिए एक
सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक राष्ट्र राज्य के लिए शक्ति का अर्जन कर सकता है। इसके साथ साथ उसकी शक्ति का संवर्धन करने के लिए वो किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग कर सकता है। मैकियावेली ने एक जगह ये भी कहा कि साधनों का औचित्य नहीं है बल्कि साध्य का औचित्य है। यदि साध्य औचित्यपूर्ण है तो साधन अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको जो है अपने आप ही महत्व दिया जाने लगता है। तो इस प्रकार की जो बातें मैकियावेली ने कही ये आलोचकों को जो है ठीक नहीं लगी। आलोचकों ने कहा कि ये दोहरे मापदंड की बात उन्होंने कही है जो कि संभव नहीं है। अर्थात यदि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे तो शासक वर्ग के लिए भी वो चीज़ें होनी ही चाहिए। अन्यथा यदि नागरिक अनैतिक हो जाते हैं तो राज व्यवस्थाएँ बिगड़ जाती है, शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि नागरिक अनैतिक हो गए तो फिर वो शासकों के आदेशों का पालन नहीं करे, उनकी अवहेलना करने लग जाए और समस्त शासन व्यवस्था का ही जो है पराभव हो जाए। चौथी जो आलोचना करी आलोचकों ने वो कही कि राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता। अर्थात मैकियावेली की जो विचारधारा थी उसमें राष्ट्रीयता, संप्रभुता के बारे में कोई विचार नहीं थे। उन्होंने कोई इसके संदर्भ में संप्रभुता की ना कोई विशेषताएं बताई, ना कोई परिभाषित किया, ना ही राष्ट्रीयता के बारे में उन्होंने अपनी बातें बताई और ना ही विधि संबंधी विचारों में उनमें कोई स्पष्ट विचार नज़र आते हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि राजा के द्वारा बनाए हुए कानून ही जो है सर्वोपरि होते हैं। कोई नैतिक कानून नहीं होते, कोई प्राकृतिक कानून नहीं होते, कोई दैवीय कानूनों की अवस्थिति नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैकियावेली ने जो है विधि संबंधी विचारों में भी उनकी अस्पष्टता थी और संप्रभुता और राष्ट्रीय संबंधी विचार भी जो है उन्होंने सबके समक्ष नहीं रखे, इसमें भी वो अस्पष्ट रहे। फिर है आदर्शवादिता का नितांत अभाव। अर्थात किसी भी राजनीतिक दार्शनिक से ये आशा की जा सकती है या अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जाएगी। अर्थात कि इसके द्वारा किसी आदर्श राज व्यवस्था की जो है संकल्पना सबके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैकियावेली ने ऐसा नहीं किया। मैकियावेली ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, स्पष्टवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने जो है यथार्थ राजनीतिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। या उन्होंने सिर्फ राष्ट्र राज्यों के प्रतिपादन की बात कही, इटली के एकीकरण की उन्होंने बात कही। तो ये जो चीज़ें है वो आलोचकों को ठीक नहीं लगी। उन्होंने माना, आलोचकों ने, कि एक राजनीतिक दार्शनिक होने के नाते उनका ये कर्तव्य था कि वो भावी जीवन की आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखते और उनसे ये अपेक्षा की जाती है। इस संदर्भ में डॉक्टर मूरे का कहना है कि मैकियावेली की दृष्टि स्पष्ट है लेकिन उनमें दूरदर्शिता का अभाव है। उसने वस्तुओं को केवल यथार्थ रूप में ही देखा है, उनके आदर्शों के रूप में कल्पना नहीं की है। उसके छल कपट को ही राजनीति की कला समझा है। अर्थात मुरे ने कहने का प्रयास किया कि मैकियावेली ने दूरदर्शिता के साथ अपने सिद्धांतों का निरूपण नहीं किया है। दूरदर्शिता के साथ जो है राज्य के भावी स्वरूप का उन्होंने निरूपण नहीं किया है, बल्कि यथार्थ को देखते हुए उन्होंने जो है छल कपट को ही राजनीति की कला समझने का प्रयास किया है, जो कि नितांत गलत है। अगली जो आलोचना है वो है राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। अर्थात आलोचकों ने माना कि मैकियावेली एक राजनीतिक दार्शनिक होने के बावजूद उन्होंने राजनीति शास्त्र से संबंधित मूल प्रश्नों की उन्होंने उपेक्षा करी। अर्थात उन्होंने राज्य के उद्भव, राज्य के विकास, राज्य के उद्देश्य, राज्य के साध्य साधन, इनके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। राज्य की प्रकृति, इनके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ राष्ट्र राज्यों की शक्ति के अर्जन, उनके संवर्धन, उसके विस्तार के बारे में ही बात करी है। जबकि राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्न ये है कि राज्य का विकास प्रकार से होना चाहिए, राज्य के समक्ष उद्देश्य क्या होने चाहिए, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य के जो है संसाधन क्या है, राज्य की विभिन्न प्रकार क्या है, या राज्य की विभिन्न संस्थाएं क्या है, उन संस्थाओं में आपसे संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। ये सारे जो मूल प्रश्न है या जो मूल विषय है इनकी उन्होंने उपेक्षा करी है और इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी जो समस्त विचारधारा है उसको उन्होंने शक्ति पर केंद्रित करते हुए कहा है कि शक्ति का अर्जन राष्ट्र राज्यों के द्वारा किस प्रकार हो, शक्ति का संवर्धन किस प्रकार से हो और शक्ति को बनाए किस प्रकार से रखा जाए। इस संदर्भ में गेटल का कहना है कि
मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का ही सिद्धांत है। अर्थात उन्होंने गेटल ने कहने का प्रयास किया कि मैकियावेली का जो राज्य संबंधी सिद्धांत है वो राज्य का सिद्धांत नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा, राज्य के संवर्धन से संबंधित सिद्धांत है। अगली जो आलोचना है वो है फिर है राजनीतिक विचार के इतिहास में मैकियावेली का स्थान। अर्थात आलोचनाएं पूरी हो चुकी है अपनी। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के इतिहास में या राजनीतिक विचार के इतिहास में मैकियावेली का क्या स्थान था। सबसे पहला है राज्य के प्रगतिवादी सिद्धांत को संभव बनाया। अर्थात मध्यकाल में जो है व्यक्ति को धर्म के अंतर्गत रखा जाता था, धार्मिक परंपराओं रूढ़ि विधियों के अंतर्गत रखा जाता था, उन्हें भाग्यवादिता की ओर जो है खींचा जा रहा था। व्यक्ति को जो है प्रगतिवाद की तरफ बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, यथार्थवाद की तरफ जो है या बुद्धि विवेक के आधार पर उनको सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि धार्मिक रूढ़ि विधियों के तहत या धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उनको भ्रमित किया जा रहा था कि मनुष्य जो है अपने भाग्य के अनुसार जीवित रहता है, मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। जबकि मैकियावेली ने ऐसी विचारधारा रखी जिसके तहत प्रगतिवादी सिद्धांत संभव बना। अर्थात मैकियावेली ने कहा कि तर्क के आधार पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, विवेक के आधार पर जो है व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए और विवेक के आधार पर प्रगतिशील विचारधारा को अपनाते हुए उसे जो है ये जो तकियानुसी विचारधारा है अर्थात धार्मिक कर्म कांडों के आधार पर या ईश्वरीय विधि के अनुसार हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें हमारे भाग्य में यही था इसलिए हमारे द्वारा यही कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दैवीय कानून और धर्म की जो जकड़न है या जो बेड़ियां हैं उनसे मुक्त होकर मनुष्य को आगे की ओर बढ़ना चाहिए, प्रगतिवाद की तरफ बढ़ना चाहिए और जो है उसे विवेक का इस्तेमाल करते हुए तर्कपूर्ण आचरण को अपनाते हुए उसे अपने आप को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने राज्य के संदर्भ में कहा कि एक राज्य जो है वो भी धार्मिक रूढ़ि विधियों से आगे बढ़कर धर्म के जो बंधन है उनसे आगे बढ़कर वो स्वतंत्र रूप से अपने जो है राष्ट्र राज्य का विकास करे, स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति का अर्जन करे और दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाए। तो इस प्रकार मैकियावेली की जो सोच थी वो प्रगतिवादी सोच थी, प्रगतिवादी सिद्धांत का उन्होंने निरूपण किया था, विवेक और तर्क की बात उन्होंने कही थी। अगली बात जो है वो है मैकियावेली के सिद्धांतों का व्यवहारिक राजनीति में अनुसरण किया गया। अर्थात तत्कालीन समय में मैकियावेली के सिद्धांतों का जो है काफ़ी विरोध किया गया था, मैकियावेली के ग्रंथों को काफ़ी विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि ईसाई ग्रंथों में या ईसाई लोगों के लिए जो ग्रंथ नहीं पढ़े जाने चाहिए उनमें सर्वोपरि स्थान मैकियावेली के ग्रंथों का रखा गया था। और मैकियावेली की खूब आलोचना भी उस समय हुई थी क्योंकि उन्होंने जो है यथार्थवादी विचार या स्पष्टवादी विचार दिए थे और इसके तहत उन्होंने धर्म की आलोचना करी थी, चर्च की आलोचना करी थी। इसलिए उनके सिद्धांतों का, उनके ग्रंथों का काफ़ी आलोचना हुई, बहिष्कार किया गया। लेकिन बाद में देखा यही गया कि मैकियावेली के सिद्धांतों को व्यवहारिक राजनीति में अनुसरण किया जाता है। आज भी मैकियावेली के सिद्धांतों का व्यवहारिक राजनीति में अनुसरण किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। मैकियावेली की बात चाहे उस समय नहीं मानी गई हो, लेकिन 350 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय आधार पर इटली का एकीकरण किया और जो है एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। इस संदर्भ में काउंट केबुल ने कहा कि उन्हें प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त उन्होंने कहा। गेटल ने कहा कि पहला यथार्थवादी विचारक था मैकियावेली। अर्थात काउंट केबुल और गेटल ने माना कि वो राष्ट्रवादी और यथार्थवादी विचारक थे। मैक्सी ने उनके बारे में कहा कि उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, वह तो सदियों पहले ही हो चुकी थी, किंतु उसने जिस निर्दयी स्पष्टवादिता के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाए जाने वाले पवित्र कपटों के दम्यपूर्ण ढोंग का पर्दाफाश किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसे इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह सच्चा उत्साही देशभक्त तथा आधुनिक राष्ट्रीयता का एक अग्रदूत था।
मैक्सी ने कहने का प्रयास किया कि उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया। अर्थात मैक्सी ने कहने का प्रयास किया कि मैकियावेली ने राजनीति से नैतिकता और धर्म को अलग करके राजनीति को भ्रष्ट नहीं किया, बल्कि वो पहले से भ्रष्ट थी। अर्थात जो उच्च पद पे प्रतिष्ठित लोग बैठे थे वो पहले से भ्रष्ट थे, उनका आचरण पहले से भ्रष्ट था। मैकियावेली ने तो सिर्फ उनकी सच्चाई, उनकी यथार्थ यथार्थता जो थी वो सबके सामने लाए और इस उत्साह के साथ उन्होंने सबके सामने अपनी बात कही, तो उन्होंने देशभक्त और आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा है। विधि और विधि निर्माता के संदर्भ में मैकियावेली के विचार। मैकियावेली के ही शब्दों में विधिकार न केवल राज्य का वरन समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उसके समस्त नैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक संस्थान सम्मिलित होते हैं। अर्थात मैकियावेली ने कहने का प्रयास किया कि जो कानून निर्माता होता है वो सिर्फ राज्य और समाज के लिए कानून निर्माण नहीं करता, उसके ऊपर सिर्फ राज्य और समाज की व्यवस्था स्थापित करने का भार नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थानों को भी सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का भार होता है। उनके लिए भी वो विधि का निर्माण करता है। मैकियावेली ये जानते थे कि शक्ति और भय जो है वो राज्य का स्थायी आधार नहीं होता। अर्थात शक्ति और भय के आधार पर हम राज्य के सभी लोगों को संचालित नहीं कर सकते, या हमेशा राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित भय और शक्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके लिए विधि की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है। अर्थात ऐसा कानून जो नागरिकों के हृदय को प्रभावित करके उनका चरित्र निर्माण कर सके, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सके, उनके व्यवहार को जो है विधि सम्मत कर सके। उसके अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव स्वार्थी है, अतः उसके नैतिक कर्तव्य के पीछे अंतिम शक्ति कानून और शासन की होनी चाहिए। मैकियावेली ने माना कि मनुष्य जो है मूल रूप से स्वार्थी होता है, इसलिए उसके पीछे जो है, उसके कर्तव्यों के पीछे या उसके जो भी क्रियाकलाप है उसके पीछे कानून की शक्ति अवस्थित होनी चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो है नैतिक आचरण कर पाएगा, तभी वो व्यक्ति विधि सम्मत आचरण कर पाएगा। इस प्रकार से हमारी क्लास मैकियावेली जो थिंकर है इस प्रकार से हमारी मैकियावेली की जो विचारधारा है उसका समस्त विचारधारा का हमने अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।